एक पॉपुलेशन कंपोजिशन है। और अभी टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और इसके बाद मैंने अभी जस्ट मेंस लिखा है और इंटरव्यू लेटर का मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए एनसीईआरटी तो मुझे लगता है कि हर किसी को हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए। एक्चुअली में लोग पॉलिटी की बुक्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें पॉलिटी की प्रिपरेशन करनी है, उसमें कुछ स्टोरीज होते हैं, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स होता है। इवन आप उसका इस्तेमाल ऐसे में भी कर सकते हो, आप इवन इंटरव्यू में भी कर सकते हो। मैं समझता हूँ ऐसा कि सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कम से कम आप लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको करना चाहिए। बिल्कुल होता क्या है कि एक मार्केट में पहले से एक हवा चलती है जिससे लोग डर जाते हैं, और मैं भी इवन की डरा हुआ था कि यूपीएससी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, वाकई टफ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। आज हम करोल बाग आए हैं और हमारे साथ सर हैं जिनसे कि आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने मेंस लिखा है इस बार के एग्ज़ाम में। सर आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच। मेरा नाम राजा प्रताप है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर्टिकुलरली सहरसा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और मैंने ग्रेजुएशन बिहार से ही किया है और ग्रेजुएशन करने के बाद 2019 में मैं दिल्ली आ गया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और अभी टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और इसके बाद मैंने अभी जस्ट मेंस लिखा है और इंटरव्यू लेटर का मैं वेट कर रहा हूँ अभी। सर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, किस ईयर में? जी एक्चुअली में मुझे इस फील्ड में आने की तो मतलब बहुत पहले से मैंने सोच रखा था, बट ग्रेजुएशन के दौरान मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि क्यों हमें इस फील्ड में जाना है। और सिंसियरली मैंने प्रिपरेशन अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में हमने एनसीईआरटीज़ की बेसिक रीडिंग एक की हुई थी, उसके बाद हमने मतलब दिल्ली आकर के हमने कोचिंग ली प्रॉपर। चूँकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा था, कॉलेज में भी उतनी ज़्यादा एक्सपोजर हमें मिली नहीं थी। मुझे ज़रूरत थी गाइडलाइंस की भी, कुछ मेंटरशिप की भी ज़रूरत थी हमें। और मुझे लगा कि दिल्ली आने के बाद मुझे अच्छे लोग भी मिलेंगे, दोस्त भी मिलेंगे, जिससे बहुत अच्छी हमें हेल्प भी मिलेगी। और वाकई हमें मिला भी। आज मैं अपनी परफॉर्मेंस से अभी तक में मैंने जितना किया है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियन टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। इंडियाज बिगेस्ट प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जिसकी वर्थ 15 करोड़ तक की है, जो कि 27 मार्च को होने वाला है। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हाँ, कोड मांगते वक्त आप हमारा कोड SCU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा अनअकैडमी का न्यू बैच 16 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको GS की 20 बुक्स मिलेगी, जो कि एकदम यूपीएससी के रिसेंट सिलेबस पर आधारित है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही कमज़ोर है तो अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़कर आप अपने ऑप्शनल को मजबूत बना सकते हैं। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है परसेज प्लस GS या फिर आइकॉनिक GS टू गेट सेम ड्यूरेशन ऑप्शनल फ्री। तो इसके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SCU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है लोन फॉर यूपीएससी, 0% EMI से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शानदार बनाइए। धन्यवाद। तो सर जैसा कि आपने मेंस लिखा है तो आपकी प्रीलिम्स क्रैक हुएंगे, तो प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सी बुक आपने फॉलो की है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, वो हमारे व्यूज़ को बताना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने मेंस और प्रीलिम्स की अलग अलग तरीके से तैयारी नहीं की थी। मैंने दोनों की एक साथ तैयारी करी। और देखा जाए ऐसे तो मैंने शुरुआती दौर में मेंस की ही मैंने तैयारी की थी। होता क्या है कि जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है, एक्चुअली में प्रीलिम्स जो होता है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उसी नॉलेज को आपको सब्जेक्टिव वे में मेंस में पूछा जाता है। तो मैंने दोनों की प्रिपरेशन एक साथ की थी, ठीक है। हाँ, जहाँ तक बात है कि हमने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की, ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चंस है जिसको मैं थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा लोगों की कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें मैंने फॉलो की थी।
तो जैसे कि एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो करते हैं, तो वही बुक मैंने भी फॉलो की थी। और हिस्ट्री में जो है बिपिन चंद्रा की बुक लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी की बुक अच्छी मानी जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए साइंस वाला जो पोर्शन होता है वो हम लोगों ने एनसीईआरटी से ही कवर किया था, और जो टेक्नोलॉजी वाला जो डेवलपमेंट होता है वो मार्केट में मंथली मैगजीन्स के फॉर्म में आती है, तो उससे हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया था। इकोनॉमिक के लिए हमने क्लास नोट्स पे ही डिपेंड किया था, और जो करंट अफेयर्स आता है तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि सफिशिएंट हो जाता है इतना, जिससे आप प्रीलिम्स कर सकते हो बहुत अच्छे से। आपने जैसे कि न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं, तो आपने कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया वो बताएंगे? न्यूज़पेपर मैंने प्रीलिम्स तक मैंने द हिंदू मैंने पढ़ा था। शुरुआती दौर में द हिंदू मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगता था, और इनिशियल फेज में मुझे जहाँ तक याद है 3 घंटे 3.5 घंटे तक मुझे लग जाते थे पेपर कवर करने में। बट जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आप हैबिट में लाते चले जाते हो, और आपको एक और नॉलेज आता चला जाता है कि कौन सा न्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। देन आफ्टर काफ़ी कम टाइम लगना शुरू हो जाता है। मुझे याद है कि लास्ट प्रीलिम से 3 महीने या 4 महीने पहले तक में 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट हो जाते थे, और जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया उसके बाद हमने इंडियन एक्सप्रेस हमने पढ़ना शुरू किया था, और मेंस देने के बाद अभी तो हमें दोनों पेपर पढ़ने पड़ जा रहे हैं। जी सर, तो जैसा कि मैं देखती हूँ कि पॉलिटी के लिए लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग ये भी करते हैं कि एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। तो आप कौन सी एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए पढ़ें या नहीं पढ़ें, वो हमारे व्यूज़ को बताएंगे? ये देखिए, एनसीईआरटी तो मुझे लगता है कि हर किसी को हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी जैसी बुक, मुझे लगता है कि कोई भी बुक जो एडवांस लेवल की बुक है वो समझ आप तब पाओगे जब एनसीईआरटीज़ की बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई हो ही नहीं सकती है। और अभी भी जब मैं पढ़ता हूँ, जैसे आपने कहा कि पॉलिटी के लिए कौन सी बुक, तो 11th और 12th की बुक है। इवन अगर आप चाहोगे 6 क्लास से भी पढ़ना, 6, 7 से भी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। एक्चुअली में लोग पॉलिटी की बुक्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें पॉलिटी की प्रिपरेशन करनी है, उसमें कुछ स्टोरीज होते हैं, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स होता है। इवन आप उसका इस्तेमाल ऐसे में भी कर सकते हो, आप इवन इंटरव्यू में भी कर सकते हो। हालांकि मुझे इंटरव्यू के बारे में तो अभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने मेंस दिया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एसेज वगैरह में और आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद एनसीईआरटीज़ के जो कंटेंट है उससे आपको मिलता है। तो अब सर, प्रीलिम्स का मैंने तो ये पूछ लिया कि आपने रिसोर्सेज क्या फॉलो किए। अब आप ये बताएंगे कि बहुत लोग हॉल में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे आपने जो प्रेशर आपके ऊपर था उसको कैसे आपने हैंडल किया, वो बताइए। देखिए, सबसे पहले ये मेरे भी साथ हुआ था, और हर किसी के साथ होता है, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। बट मैं समझता हूँ ऐसा कि सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कम से कम आप लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको करना चाहिए। बिल्कुल होता क्या है कि एक मार्केट में पहले से एक हवा चलती है जिससे लोग डर जाते हैं, और मैं भी इवन की डरा हुआ था कि यूपीएससी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। वाकई टफ होते हैं, बट अगर आप एक एनालिसिस अगर आप करें लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का, तो आप उसमें देखेंगे कि 3 सेगमेंट में क्वेश्चंस पेपर जो है क्वेश्चंस जो है 3 सेगमेंट में बटे हुए होते हैं। पहला आप देखेंगे उसमें 30 to 40 क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और नेक्स्ट 30 to 40 क्वेश्चंस आपको मीडियम लेवल का और एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, और लास्ट में 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। और इवन कि जो जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भी हैंडल नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन से। तो मुझे लगता है कि जो इजी लेवल का और मीडियम लेवल का है, इसे अप्रोच हर किसी को करना चाहिए, और ये वही कर पाएंगे जिनकी बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर वो टफ लेवल का क्वेश्चंस नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कट ऑफ 90-95 के अराउंड ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक बात रही कि कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए एग्जामिनेशन हॉल में, उसके लिए मुझे जहाँ तक याद है मैंने मोर देन 70 मैंने मॉक लगाए थे उसके लिए,
70 से ज़्यादा मॉक हमने दिया था। और उसके बाद मुझे लगा कि अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में उतने प्रेशर्स नहीं होंगे जितना मैं पहले सोचता था। जी सर, तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि मॉक्स लगाने की वजह से हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है उससे हम अपने डर को निकाल सकते हैं। तो सर आगे का ये आप मेंस की अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि मेंस में आपने कब से राइटिंग स्टार्ट की है, अपनी कौन कौन से बुक फॉलो किए हैं? ठीक है जी, जैसा मैंने कहा कि मेंस हमने स्टार्टिंग से ही मेंस की ही हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों प्रिपरेशन अलग अलग है ही नहीं, हमने मेंस और प्रीलिम्स की दोनों एक साथ की थी। और जहाँ तक बात आंसर राइटिंग की है, मुझे याद है कि 6 मंथ हुए थे तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखने वहाँ से हमने शुरू कर दिए थे। और 1-2 क्वेश्चन लिख करके हम लोग अपने पीयर ग्रुप में हम लोग डिस्कस किया करते थे। हमारे 3-4 लोगों का एक ग्रुप है, अभी भी है ग्रुप, उस समय भी ग्रुप हुआ करता था। 3-4 लोग मिल करके हम लोग जब कोचिंग जाया करते थे तो क्लास से पहले हम लोग आधे घंटे 45 मिनट्स हम लोग बैठते थे बाहर, और हम लोग 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस हम लोग लिखते थे और एक दूसरे से ही हम लोग एवेलुएट भी करवाते थे, और उसमें हमने इम्प्रूव करना शुरू किया। बट रियल मायने में देखा जाए तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो शुरू हुआ वो हमने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, और उसके बाद शुरू हुआ जब मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके बाद। तो सर जैसा कि देखते हैं कि मेंस में 2 पेपर आपके बहुत मतलब कि टफ़ होते हैं, जैसा कि एक ऑप्शनल हो गया और एक ऐसे के पेपर है, तो आप उन दोनों की कैसी प्रिपरेशन किए वो आप बताएंगे? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे और जो मेंस में जो ऑप्शनल का पेपर होता है, एक्चुअली में लोगों का मानना है कि ये एक रैंक डिसाइडर पेपर है। यहाँ से आपकी रैंक मतलब इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो श्योर है कि आपकी रैंक आनी है, ऐसा माना जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो जीएस का पेपर है 1, 2, 3, 4 ये, और उसमें अगर 4th वाले पेपर को भी, एथिक्स वाले पेपर को भी अगर आप हटा दें तो जो आपका GS 1, GS 2 और GS 3 का पेपर है, एवरेज मार्किंग देखा जाता है कि उसमें होता है लोगों का। और जो डिफ्रेंशिएट करता है जो लोग सक्सेस हो जाते हैं इसमें और जो लोग पीछे रह जाते हैं, ये आपका एथिक्स वाला पेपर, ऐसे वाला पेपर और जो पेपर आपका ऑप्शनल वाला होता है। तो ऐसे वाला पेपर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जीएस से। एक्चुअली में इसका कोई पर्टिकुलरली फिक्स कोई ट्रेंड होता नहीं है। इसमें आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, आपकी थिंकिंग चेक की जाती है, किसी चीज़ को लेकर के आपका क्या परसेप्शन है। एक ब्यूरोक्रेट्स अगर आप बनना चाहते हैं तो आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ऐसे में देखी जाती है। तो इसके लिए हम लोग वीकली हमारा जो ग्रुप था उसमें हम लोग संडे रखते थे, एक ऐसे कम से कम हम लोग लिखते थे प्रीलिम्स से पहले। बट प्रीलिम्स में भी 3 महीने प्रीलिम्स के बचे थे उससे पहले, ठीक है, क्योंकि जब प्रीलिम्स बहुत क्लोज आ गया था तो ऐसे वाला हमने। बुक्स आपने कौन कौन सी फॉलो की हैं ऐसे के लिए? ऐसे के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं की थी और ना ही इसके लिए मैंने कोई कोचिंग ली। ऐसे हमने खुद से प्रिपेयर किया था। और आपका ऑप्शनल क्या है सर? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी की जो स्ट्रेटजी है उसको तैयार करने का वो आप अपनी शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, ऐसे ज्योग्राफी के लिए भी मैंने क्लास ली थी। एक्चुअली में देखा जाए तो ज्योग्राफी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, और काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंकेजेज है इसका, इवन सोसाइटी के साथ, इकोनॉमी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, एवरीथिंग इससे लिंक्ड है। और मुझे जहाँ तक ये मैंने रियलाइज़ किया है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना मेरे लिए सही एक डिसीजन रहा, क्योंकि इससे मुझे जीएस पेपर में भी मुझे मदद मिला था। और इसकी हमने अलग तरीके से प्रिपरेशन की थी। इवन प्रीलिम से पहले भी हमने क्लासेस ली थी। क्लासेस लेने के बाद हमने इसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से की थी, और फिर प्रीलिम्स के बाद हमने फिर से हमने इसके लिए भी प्रॉपर एक गाइडेंस में हमने इसकी आंसर राइटिंग की है। और मुझे जहाँ तक लगा पेपर देने के बाद, तो जीएस से मेरा अच्छा पेपर जो है ये ऑप्शनल का मेरा रहा है। जैसे कि ऑप्शनल में ट्रेंड देखा जाता है कि डायनामिक कुछ पोर्शंस आते हैं, कुछ पोर्शंस स्टैटिक आते हैं, तो आपको इस बार के पेपर में क्या लगा ऐसा? जी बिल्कुल, जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा 2 पेपर होता है इसमें,
पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कम्प्लीटली जो है वो स्टैटिक वाला पोर्शन है और उसमें फिक्स्ड एक आंसर होता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसी फिक्स्ड लाइन पे आप आंसर लिखें। तो उसमें ज़्यादा आप मतलब मेमोरी आपका जितना ज़्यादा तेज़ है, जितना ज़्यादा आप क्रैमिंग कर सकते हैं आंसर राइटिंग को, ठीक है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहता है। बट जो सेकेंड वाला जो इसका पार्ट है पेपर 2 जिसे हम लोग कहते हैं, कम्प्लीटली डायनामिक होता है और करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो, सोसाइटी में जो कुछ इश्यूज हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड हैं, विमेन से रिलेटेड, एवरीथिंग ये कम्प्लीटली डायनामिक होता है। और उसमें ये एक चेक करने की कोशिश की जाती है कि आप ज्योग्राफी से कैसे हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डायनेमिक होता है और डायनेमिक क्वेश्चन का कोई फिक्स एक ट्रेंड नहीं होता है। और वाकई में यहाँ पे स्टूडेंट को अपना एक मतलब कि दिखाना होता है आप कितना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कैसे आप चीज़ों को जोड़ते हैं, कितना फैक्चुअल डाटा आपके पास है, कैसे आप एक प्योर जियोग्राफर की तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें आपको पेपर 2 में मतलब कि ऐसा डिमांड किया जाता है। और ऐसा देखा भी जाता है कि पेपर 1 से पेपर 2 में लोग ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, ये एक वजह रहता है इसमें। जी सर, तो जैसा कि आपसे बात करके लग रहा है कि आपका ऑप्शनल का पेपर काफ़ी अच्छा गया है। जी, पेपर तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब ओवर तो मैं नहीं कह सकता कि ओवर सेटिस्फेक्शन है मुझे, ठीक है, बट पेपर देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। जितना मैंने सोचा था उससे मैंने थोड़ा अच्छा लिखा है, ठीक है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो ये तो पढ़ाई की बातें हो गई। पर्सनल कुछ पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ कुछ हैं, जैसा कि आपकी कोई हॉबीज़ होंगी जिससे कि? जी जी बिल्कुल। मेरी एक हॉबीज है कि सबसे पहला तो एक मैं क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। हालांकि 3-4 साल से बिल्कुल मैं खेल नहीं पाया हूँ, लेकिन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने के बाद मैं कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली में खेलने के लिए गया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैंने मतलब कि बैट और बॉल मैंने देखा, टच किया, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी एक मुझे पब्लिक स्पीकिंग मुझे बहुत पसंद है, जो मैं मतलब कि शुरुआती दौर से मैं करता आया हूँ। मैं 12th क्लास में था तभी से मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांस मिले हैं पब्लिक स्पीकिंग का। तो ये 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, और जब कभी भी टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल ये दोनों ही चीज़ करना मैं पसंद करता हूँ। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो लोग पढ़ाई को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि अपनी हॉबीज़ को फॉलो नहीं करते। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ हॉबीज़ को फॉलो करनी है या नहीं करनी है? देखिए, कुछ हॉबीज़ ऐसे होते हैं जो आपके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। जैसे प्लेइंग क्रिकेट मेरा हॉबी था, और पब्लिक स्पीकिंग, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टाइम का डिमांड करता था। तो प्रिपरेशन के दौरान तो पॉसिबल नहीं था कि मैं डेली या फिर वीकली मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाऊं, या मैं कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ढूंढूं जहां पब्लिक स्पीकिंग का मुझे मौका मिले। लेकिन हाँ, इतना मैं समझता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ करते रहना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि जब मेरी क्लास चल रही थी और जब मेरी सेल्फ स्टडी शुरू हुई, तो मैं आधे घंटे मैं बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए मैं टाइम निकालता था दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ाई इतना ज़्यादा मतलब कि आपको कि प्रेशराइज वाला है, इतना ज़्यादा प्रेशर बर्डन आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए थोड़ा सा जो है ना गैप देना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप फिर से एक बार री एनर्जाइज होकर के, रीजुवनेट होकर के आप फिर से आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, वो यहाँ दिल्ली आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या अपना ओपिनियन बताएंगे कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उनको यहाँ का माहौल कैसा है, पढ़ाई के लिए ठीक है कि नहीं? यस, एज फार एज माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर किसी ने बहुत अच्छा मतलब कि उसका कॉलेज नहीं रहा है, एक अच्छा एक्सपोजर उन्हें मतलब कि कॉलेज के ड्यूरेशन में नहीं मिला है, स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, बट वो चाहता है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि उन्हें कोचिंग लेना चाहिए, क्योंकि मैंने फील किया कोचिंग जा कर के एक प्लेटफॉर्म मिला,
मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। इवन कि मैं एक सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ था, बट मैं एक IITian के साथ में प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं डिफरेंस देख रहा था कि उन लोगों में क्या है जो मेरे में नहीं है, और मैं क्या उनसे सीख सकता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ, बट मुझे एक फियर था जो शायद IIT वाले या मेडिकल वाले शायद बहुत बड़ा कुछ होता है, शायद मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, ये एक फियर दूर हुआ। और जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि स्कूल कर रखा है, कॉलेज भी बहुत अच्छा मिला, एक्सपोजर मिला उन्हें बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि आप कितना भी कोचिंग कर ले, मुझे लगता है कि 90% आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, वही आपको कामयाबी तक लेकर के जा सकता है। जी सर, धन्यवाद आपका इतना सारा। सर, जैसा कि UPSC का जो सिलेबस दिया जाता है, आप सिलेबस की कितनी इम्पोर्टेंस है इस प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए? ठीक, बिल्कुल, सिलेबस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेंस एग्जामिनेशन में तो काफ़ी ज़्यादा। एक्चुअली में प्रीलिम्स में थोड़ी बहुत होती क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि व्हाट इज़ अंडर द सन इज़ द सिलेबस ऑफ UPSC प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स का सिलेबस भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, और कम्प्लीटली बहुत सारे आप देखोगे तो उसमें ETC लास्ट में ऐसा लिख करके छोड़ दिया है, तो उसमें एक बाउंड्री लाइन हम लोग फिक्स नहीं कर पाते हैं। बट जो हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर होता है, उससे हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ तक UPSC पूछ सकता है। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड भी होते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी 2021 का पेपर था जिसमें मैंने दिया था, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे। बट जो मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कंप्लीट जो है एक्सपेक्टेड लाइन पे आता है, जो आपका सिलेबस है उसी लाइन पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए सिलेबस को बार बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सिलेबस अगर आपको याद हो जाता है तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इवन कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है कि ये हमारे लिए रेलेवेंट है या फिर ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिलेबस पता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है ना पिक एंड चूज आप कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, आपका रूटीन क्या था स्टडी का? रात को पढ़ते थे या सुबह में पढ़ते थे? जैसे मैंने जब तैयारी करना मैंने शुरू किया था तो उस समय में मैं लेट नाइट तक पढ़ता था, ठीक है। बट जब 3 मंथ बचे हुए थे प्रीलिम्स के, तो चूँकि आप सारे लोगों को पता ही है कि प्रीलिम्स मॉर्निंग में होता है, 2 पेपर होता है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 9 to 12 फर्स्ट पेपर होता है, एंड देन आफ्टर सेकेंड पेपर आपका होता है। तो 9 बजे इवन आपको मतलब कि सेंटर पर पहुंचना होता है, तो आपको मॉर्निंग में जगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि अचानक चेंज करना बहुत इजी रहेगा नहीं मेरे लिए, तो 3 मंथ बचे हुए थे तो मैंने 6 बजे जगना शुरू कर दिया था ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने 3 मंथ पहले से मैं 12 बजे तक लगभग में सो जाया करता था, 6 साढ़े 6 बजे तक मैं जगता था, फिर 7 बजे से मेरी स्टडी होनी शुरू हो जाती थी। शुरुआती दौर में मैं पेपर पढ़ता था, मैंने पूरे टाइम टेबल को 3 से 4 फॉर्मेट में मैंने बांट लिया था। जैसे कि मॉर्निंग वाला टाइम में पेपर और जो करंट अफेयर्स है उसकी रिवीजन, इसमें टाइम दिया करता था। फिर देन आफ्टर जो मेरा मेन सब्जेक्ट होता था रिवीजन का, जैसे कि हमने बांट लिया था कि कैसे और कितने दिनों में हमें हिस्ट्री कवर करनी है, पॉलिटी कवर करनी है, इकॉनमी कवर करनी है। और हाँ, मैंने इस तरह से किया था कि 3 महीने में कम से कम मुझे 3 बार रिवीजन कम से कम कर लेना, क्योंकि यहाँ रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप कितना भी कुछ पढ़ लें, अगर आप उसे 2 बार 3 बार कम से कम आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो एग्जामिनेशन हॉल तक आप लेकर के नहीं जा पाएंगे। माफ़ी चाहूँगी सर, बीच में इंटरप्ट कर रही हो। जैसा कि ये होता है कि कुछ लोगों की टेक्निक होती है पढ़ने की, याद करने की, तो आपकी भी कुछ टेक्निक होगी तो आप शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे कुछ लोग निमोनिक्स वगैरह बनाते हैं कि कैसे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ों को याद रखा जाए। मैं एक काम क्या करता था कि जैसे 3 मंथ जब मेरे बचते हैं एग्ज़ाम के, तो जैसे कि पहला रिवीजन मेरा 1 से 1.5 महीना लेगा, मुझे इतना पता है कि 1.5 मंथ लेगा। तो इस रिवीजन में मैं क्या करता था कि मैं एक मतलब कि पेपर पेन रखता था साथ में, और मुझे लगता था कि ये चीज़ मैं भूल जाऊँगा और मुझे दोबारा एक बार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो उन चीज़ों को मैं नोट कर लेता था। और इस तरह से मैं 1 से 1.5 महीने में करता था। फर्स्ट आइटरेशन वाली ये हमारी जो है
रिवीजन हो गई। सेकेंड वाली में मैं 1 मंथ या 20 डेज में मैं कंप्लीट करने का प्रयास करता था। इस बार मैं जो मैंने लिख करके रखा है उसे मैं रिवाइज करता था, और थर्ड टाइम में मुझे लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं ले जा पाऊँगा एग्जामिनेशन हॉल तक, तो वो मैं लास्ट तक मैं रखने की कोशिश करता था। जैसे कि इसमें मैं एक काम करता था, जैसे कि पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत की बात मैंने किया, उसमें 3-4 चैप्टर्स होते हैं जो कि उससे सवाल रहना तय माना जाता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, उसके बाद जो है पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, उसके बाद जो प्रियम्बल्स वाला चैप्टर है। तो मैं एग्जामिनेशन के एक दिन पहले मैं उसे 2-3 चैप्टर में पढ़ता था, और श्योर उससे 3 या 4 क्वेश्चंस होते ही होते थे। तो इस तरह की मैं स्ट्रेटजी रखता था, ठीक है। मुझे लगा कि मेरे लिए वो फ्रूटफुल रहा है इस बार। सर आप कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक या इंस्टा कुछ वगैरह? फेसबुक में यूज करता था, बट मतलब लास्ट 2 ईयर से मैंने यूज नहीं किया है। इंस्टाग्राम पर भी मैंने अकाउंट बनाया था, बट एक सिंगल पोस्ट तक अभी तक मैंने नहीं डाला है, तो मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ इसे। सो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसी वीडियोस हमारी पसंद आए आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। धन्यवाद।